अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं इमदादुल्लाह ख़ान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। इस वक्त मैं मौजूद हूं सदारती अवार्ड याफ्ता मुसन्निफ़ा के साथ कि अब तक जिनकी 4 किताबें छपकर मंज़र आम पर आ चुकी हैं। पहले जो कॉपियाँ छपती थीं, बिकती थी, उसमें काफ़ी हद तक जो है वो कमी वाक़या हुई है और डिजिटल दौर में कलम के अफादियत में भी थोड़ी सी कमी जो है वो हमें देखने को मिल रही है। इस सिचुएशन में, ऐसे हालात में क्या करना चाहिए? देखें, कलम आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि पहले जिस तादाद में पब्लिश होती थी रिसाले और मैगज़ीन जितने पब्लिश होते थे उसके मुकाबले में अब बहुत ज़्यादा कम हो गई है और इसकी वजह डिजिटल है कि गैजेट्स बच्चों के पास आ गए हैं। अच्छा, अब लेकिन आप ये देखें कि जिन बच्चों के पास गैजेट्स आए हैं वो कोई उसमें किताबें नहीं पढ़ रहे होते, बड़े तो फिर भी पढ़ रहे होते हैं। बड़ों को आपने बहुत पढ़ते हुए देखा होगा, PDF बुक्स मांगने का बड़ा रवाज है, वो इसी वजह से कि भाई फ्री में किताबें मिल जाती हैं और लोग पढ़ लेते हैं। लेकिन बच्चे ये किताबें नहीं पढ़ रहे होते। बच्चों को मैं समझती हूँ गैजेट से ज़्यादा जो है वो शायद वालिदैन की तरफ से है। असातिज़ा की मोटिवेशन कम हो गई है कि वो आपको मोटिवेट करें कि जी आप कहानियाँ पढ़ें, किताबें ख़रीदें। इस तरह अब पिछले दिनों एक इस बात पर बड़ी बहस चली थी सोशल मीडिया पर कि जी पहले ज़माने में बच्चे पढ़ते थे और अब नहीं पढ़ते किताबें। तो मैंने उसका जब सर्वे किया और मैंने लोगों से पूछा कि जी आपने अपने बचपन में किताबें पढ़ी हैं? आपके अम्मा अब्बा किताबें ला के देते थे? जी सब ने कहा हाँ जी, तालीम और तरबियत आता था, फूल आता था, फला आता था, फला आता था। हर किसी के घर में कम से कम 3 से 4 रिसाले एवरेज आते थे। लेकिन जब पूछा गया कि जी आप अपने बच्चों को कितनी किताबें देते हैं पढ़ने के लिए, कितने रिसाले आपके घर में आते हैं, तो हर किसी का जवाब तो हमने अपने बच्चों को ला के दी लेकिन बच्चों ने पढ़ी ही नहीं, तो अब हम नहीं लेते। भाई देखें, एक रिसाला ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 40 रुपए का आता है, 50 रुपए का आता है। आपने एक दफ़ा बच्चे ने नहीं पढ़ी, आपने उसको बिल्कुल बंद कर दिया, आपने कहा कि जी बच्चे पढ़ते नहीं हैं। एटलीस्ट हर महीने अगर आप उसके लिए लेते हैं बच्चों के लिए, तो बच्चा क्यों नहीं पढ़ेगा। और वैसे अगर बचपन से आदत डाली जाए तो मेरा ख़्याल है कि अभी भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनको पढ़ने का बहुत शौक़ है और बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्हें कहानियाँ पढ़ने का शौक़ है। मेरे घर के अपने बच्चे, मेरी भतीजा भतीजी या भांजा भांजी के उन्हें शौक़ है, तो वो इंतज़ार करते हैं कि जी महीना शुरू होने वाला है तो वो नया रिसाला आने वाला है, नई कहानियाँ आने वाली हैं। तो और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी मेरे स्टूडेंट्स में भी और वैसे भी नॉर्मल भी देखने में आते हैं। अब लेकिन ये बात भी सही है कि बहुत सारे बच्चे नहीं करते हैं, तो हमारी एक अलमिया ये है कि हम 1000 रुपये का पिज़्ज़ा तो बच्चों को दिला देते हैं, अपने खिला देते हैं, बर्गर खिला देते हैं। 300 का बर्गर तो हमें लगता है जी सस्ता मिल रहा है और ये डील आई हुई है तो कोल्ड ड्रिंक भी दिला दी जाए और ये भी दिला दिया जाए, लेकिन हम 100 रुपये का या 50 रुपये का बच्चों को रिसाला नहीं दिलाते हैं। हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में कुछ नए लिखारी हमें ऐसे भी देखने को मिलते हैं कि जो कहते हैं जी मुआवज़ा नहीं मिलता। तो जब मुआवज़ा नहीं मिलता तो वो डीमोटिवेट हो जाते हैं, बददिल हो जाते हैं। तो आप बतौर एडिटर क्या कहना चाहेंगे कि मतलब कि उनको मुआवज़ा दिया जाए, नहीं दिया जाए? अगर नहीं दिया जाए तो क्या ये उनका हक़ नहीं है? हाँ, नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि मुआवज़ा उनको दिया जाना चाहिए। लेकिन देखिए, शुरू में जो है ना, हमारे यहाँ कुछ ऐसी सिचुएशन, अभी जो पिछली बात हम आपसे कर रहे थे कि हमारे यहाँ तो मैगज़ीन ही बेचारे इतने उसमें जा रहे, खसारे में जा रहे होते हैं कि बड़ी मुश्किलों से मैगज़ीन ने अपनी साख बहाल रखी हुई है कि किसी ना किसी तरह बस वो निकाल रहे होते हैं। और अब तो बहुत से लोग सिर्फ इस बेस पे निकाल रहे हैं अपने मैगज़ीन के, उन्हें बच्चों के अदब से दिलचस्पी है। मुआवज़ा की जहाँ तक बात है, बिल्कुल मैं समझती हूँ देना चाहिए, लेकिन चूँकि मैं एडिटर थी और मेरा जो है वो रिसाला अपना नहीं था, मैं तो ख़ुद उस पर काम करती थी और मेरी भी उनसे यही बात होती थी कि जी कम से कम हमें मैगज़ीन कुछ ना कुछ अपने लिखारियों को देना चाहिए। तो तब हमने ये किया था, जो मेरे बच्चों की दुनिया और हमारी लिटरेरी सोसाइटी के तहत 3 मैगज़ीन निकलते थे, बच्चों की दुनिया, जुगनू और बाग। तो फिर हम ये करते थे कि हम सारे जितने भी लिखारी हमारे होते थे, हम उनको एक तो एजाज़ी रिसाला भेजते थे और एजाज़ी रिसाले के साथ साथ शुरू में हमने उनको वही रिसाला भेजा, लेकिन फिर उसके बाद उनको तीनों एजाज़ी रिसाले भेजे जाते थे और उसके साथ कोई ना कोई जो है वो किताब भेजी जाती थी। उसका फ़ायदा ये होता था कि नए लिखारियों के पास कोई नई किताब पहुँचे तो एटलीस्ट वो पढ़ेंगे तो उनकी वोकैबलरी बढ़ेगी और
उससे भी उन्हें फ़ायदा होगा। वैसे ये बात बिल्कुल सही है कि मुआवजा वैसे मिलना चाहिए, मैं बिल्कुल इस बात पर। जो आपने 4 किताबें लिखी, अगर मैं कहूँ कि उन 4 किताबों ने अदब अतफ़ाल में एक नुमाया मुकाम हासिल किया तो गलत ना होगा। अपनी किताबों के हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू कीजिएगा। किताबों के हवाले से देखें, पहली किताब जो मेरी थी पेड़ का भूत, वो तो मेरी शुरू की इब्तदाई जो शुरू की कहानियाँ थी, उसमें जो बेहतर कहानियाँ मुझे लगीं, फिर मैंने वो वाली कहानियाँ कंबाइन की थी अपनी, और फिर उसको शाया किया था। उसको शाया करने में भी मेरा कोई इतना ज़्यादा कमाल नहीं था, बस ये कहें कि अल्लाह की रहमत ही शामिल थी और कुछ हमारे बुज़ुर्ग थे। मेरा एक ताल्लुक़ एक अदबी ग्रुप से सुखन पारे, तो वो वहाँ पर जो है वो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हालांकि वो ज़्यादातर उसमें बुज़ुर्ग अफराद हैं, और उन्होंने जो है वो जब मेरी कहानियाँ पढ़ी तो उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया लिखने के लिए कि और लिखो, अच्छी लिखती हो। और फिर ये हुआ कि जी पब्लिश करवानी चाहिए, तो मैं ये किताब फिर जो मेरे पब्लिशर हैं फ़हीम आलम साहब, फिर उन्होंने भी मेरा साथ दिया और उन्होंने वो किताबें शाया की। तो और फिर ये हुआ कि उस किताब की जो है वो तकरीब रोनुमाई कराची में बड़ी अच्छी सी हुई। शायद इससे पहले बच्चों की किताब की किसी बाकायदा रोनुमाई जो है वो नहीं हुई थी, या बहुत अरसे बाद हुई होगी। कि बहरहाल फिर उस किताब ने जो है वो उस किताब को चूँकि बच्चों ने भी बहुत पसंद किया, और फिर उसका जल्दी पहला एडिशन ख़त्म हो गया था, अब उसका दूसरा एडिशन भी पिछले साल आ चुका है। फिर उसके बाद जो मेरी दूसरी किताब थी गुमशुदा चाबी, तो गुमशुदा चाबी के बारे में ये था कि मैंने उस वक्त ये सोचा था कि एक हदीस, मैंने असल में एक कहानी लिखी थी अपनी क्लास की एक बच्ची के लिए, क्लास के बच्चों के लिए, और फिर जब मैंने उन्हें पढ़वाई तो उसका मुझे फ़ीडबैक बहुत अच्छा मिला। तो वो उसमें ये कहानी थी, एक हदीस पर थी। वो कहानी नॉर्मल आम बच्चों की जैसी कहानी थी, बल्कि उसमें मैंने जो कहानी लिखी थी उसमें मैंने किरदार भी सारे जो है वो मेरी क्लास की ही बच्ची थी, उसी का किरदार भी लिया था। तो उसको वो कहानी लिखी और उसमें ये दिखाया कि अगर हमारे आम माशरती कहानियों में, माशरती हालात में यही सारी चीज़ें जो नॉर्मल आजकल के बच्चों के साथ मसाइल हैं, अगर इन मसाइल में से कोई मसला हो जाता है तो इस जगह पर हमारे नबी ने क्या कहा है। तो और मैंने कोशिश की कि हदीस बहुत छोटी सी हो, आसान लफ्ज़ों की हो, कि बच्चों को जो है वो याद भी रह जाए, याद हो जाए, याद रह जाए, और वो ऐसी हो कि वो उस पर अमल भी करें। तो जब वो कुछ कहानियाँ पब्लिश हुई तो जो फ़हीम आलम साहब हैं, चूँकि वो ख़ुद भी सदारती अवार्ड याफ्ता हैं, तो उनको भी बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने कहा ये बिल्कुल नया डिफरेंट स्टाइल है, तुम इस पर लिखो तो अच्छा रहेगा। फिर जब वो मेरी कहानियाँ शाया हुई, मतलब फिर वो मैंने कहानियाँ जो हैं वो किसी मैगज़ीन में नहीं भेजी, बल्कि डायरेक्ट फिर उसकी इस्लाह करने के बाद उसे डायरेक्ट किताबी शक्ल में ही लेकर आई थी। और फिर वो जब पब्लिश हुई तो फिर उसके बाद उसको सदारती अवार्ड के लिए भेजा गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो नामज़द भी हो गई और फर्स्ट प्राइज़ भी मिला उसे। मैं जान सकता हूँ उस वक्त राहत आयशा साहिबा के क्या जज्बात थे, क्या एहसासात थे कि जिस वक्त उनको सदारती अवार्ड से नवाजा जा रहा था? हाँ, ऑफ कोर्स के बहुत खुशी की बात थी, बहुत प्राइड था। और जब मैं वहाँ गई थी तो मेरे वालिद साहब मेरे साथ थे, मेरी अम्मी की तबीयत ख़राब थी, तो अब्बू का वहाँ से लेटर में भी अब्बू का साथ का आया था कि आप अपने वालिद साहब को ला सकती हैं। तो मैं और मेरी बहन यहाँ कराची से गए थे। मेरी एक बहन इस्लामाबाद में पढ़ती है, हॉस्टल में रहती है, वो भी थी वहाँ पर, और दूसरी एक बहन इस्लामाबाद में शादी होके गई है तो वो रहती वहाँ पर है। तो हम सब एक मरतबा फिर से वहाँ मिले, और फिर उसके बाद तकरीब में जो है वो बहुत सारे लोग मिले, सब ने बहुत मुबारकबाद दी कि भाई इतनी छोटी सी उम्र में तुमने बहुत बड़ा कमाल कर दिया, कि इतने मतलब नॉर्मली लोग वहाँ पर जो सदारती अवार्ड लेने आए थे उसमें ज़्यादातर तादाद जो है वो तकरीबन बुज़ुर्गों की या ज़्यादा था। हाँ, ऑफ कोर्स के वो रिसर्चर्स ज़्यादा होते हैं लिखने वाले, तो उसमें खैर फिर उसके बाद जो है वो फ़ोन कॉल्स मेरी टीचर्स की, तो मुझे उस वक्त बहुत खुश हुई जब मेरी टीचर्स की ने मुझे मुबारकबाद दी कि तुम हमारे लिए जो है वो काबिल फ़ख्र हो, आज बहुत फ़ख्र हो रहा है तुम पे।
और फिर जब मैं घर आई तो अम्मी की खुशी और बाकी ख़ानदान में सबकी, बल्कि मेरा कॉलेज जहाँ से मैंने पढ़ा था सर सैयद कॉलेज, तो फिर उसके बाद सर सैयद, चूँकि मुझे, हालांकि मुझे वहाँ से छोड़ा हुआ बहुत अरसा हो गया, 2 साल कॉलेज में पढ़ा, तो उसके बाद मैं कराची यूनिवर्सिटी चली गई थी, मैंने मास्टर्स कराची यूनिवर्सिटी से किया। तो फिर लेकिन जो मेरी एक टीचर ने, उन्होंने मुझे बाकायदा वहाँ इनवाइट किया, एक प्रोग्राम किया बाकायदा, महमूद शाम साहब वहाँ शरीक हुए थे उसमें, और फिर उन्होंने मेरे एजाज़ में जो है वो सदारती अवार्ड लेने की खुशी में एक बाकायदा स्कूल कॉलेज के बच्चों के साथ, कॉलेज की बच्चियों के साथ जो है वो मिलकर एक प्रोग्राम किया था। वक्त की क़िल्लत भी है, बस मुख्तसरन नए लिखने वालों के लिए और ख़ुसूसन अदब अतफ़ाल लिखने वाले जो लिखारी हैं उनके लिए कोई जुमले, कुछ पैगामात जो आप देना चाहेंगी? सबसे अहम पैगाम तो यही है जो नए लिखने वाले हैं, ख़ास तौर पर नए लिखने वालों के लिए, कि देखें, अगर आपकी तहरीर नहीं छपती तो आपको बददिल नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो आप ये ना सोचें कि ये मेरी तहरीर नहीं छप रही तो मैं जो है वो नहीं लिख सकता, छोड़ो। तो आप बददिल ना हो। मुस्तकिल मिजाजी बड़ी अहम बात होती है, बहुत अहम चीज़ होती है। मुस्तकिल मिजाजी से डटे रहिए, लिखते रहिए। और दूसरी बात कि एक लफ्ज़ लिखने के पीछे आपको 40 लफ्ज़ पढ़ने हैं पहले, ठीक है, कि आप अपना मुताला बहुत ज़्यादा वसी कीजिए। मुताला आपका जितना वसी होगा, आपकी तहरीरों में उतना ही निखार आएगा, उतना ही खूबसूरत आप लिखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मिस आपके वक्त देने का। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, और तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।